यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी, पेपर 2021 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पहला क्वेश्चन है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। अब पृथ्वीराज चंद बरदाई ने लिखा है तो उसने किस छंद का प्रयोग किया है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे, अरिल, पदड़िया, कवित और सवैया। इसका सही आंसर है कवित। हमने पढ़ा भी हुआ हिंदी के अंदर, पृथ्वीराज रासो में सबसे ज़्यादा कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में कवित छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। अब इस आंसर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, 68। तो दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए अगर कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, सबसे मेन तो इसमें कवित छंदों का प्रयोग किया, कवित छंद का प्रयोग किया, और दूसरा 68 छंदों का प्रयोग किया गया, जिसमें दूहा, कवित, छप्पई, तोमर, त्रोटक, गाहा, ऐसे बहुत सारे छंद हैं इसके अंदर। लेकिन मुख्यतः जो सबसे ज्यादा यूज किया गया है वो कवित छंद यूज किया गया है चंद बरदाई के अंदर। चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना गया है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद बरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ माना गया, तो छप्पई छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। अगर रामचंद्र के अकॉर्डिंग देखें तो चंद्र बरदाई जो है हिंदी का प्रथम कवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, पृथ्वीराज रासो का, और हिंदी के प्रथम कवि के रूप में चंद बरदाई को जाना जाता है। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन तो मेनली यही पूछा गया था कि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में से निम्नलिखित में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है, तो उसका आंसर है कवित छंद का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें मेन जो है वो कवित छंद है। ठीक है। सेकंड है, कविता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता क्या है। निबंध, ये एक निबंध है। कविता क्या है, निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। चिंतामणि क्या है, चिंतामणि एक संकलन है जिसके अंदर और कहानियां वगैरह संकलित होती हैं। तो कविता क्या है, ये निबंध का नाम है। कविता क्या है, निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। तो ये जो इसका आंसर सही आंसर है वो है ए, चिंतामणि भाग 1। कविता क्या है, निबंध जो है चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है। ठीक है। वैसे चिंतामणि के मुख्यतः 4 भाग दे रखे हैं। ठीक है। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध निम्न है। चिंतामणि भाग 1 में जो निबंध संकलित है उनमें से कुछ दे रखे। एक तो यही निबंध है कविता क्या है, और भी इसके अलावा भाव या मनोविकार, ये भी भाग 1 का पार्ट है। उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये सारे निबंध भी चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 जो है सबसे पहले विचार विधि के नाम से, भाग 1 सबसे पहले विचार विधि के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आया था 1930 में, विचार विधि के नाम से आया था चिंतामणि भाग 1, और ये लिखा किसने है, आचार्य शुक्ल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं। अब कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, तो प्रभाववादी आलोचना के संबंध में उनमें से कौन से फैक्ट सही हैं, कौन से तथ्य सही हैं, वो बताना है। तो पहला फैक्ट दे रखा है, प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। दूसरा दे रखा है, पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। तीसरा, आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। चौथा, सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी में तो सेकंड एंड फोर्थ। तो इसके सेकंड और फोर्थ जो तथ्य हैं वो सही है। सेकंड तथ्य क्या है, पदम शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है, ये सही फैक्ट है। और चौथा है इसमें सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो ये 2 फैक्ट जो है प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। ठीक है। तो पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है, ये तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना के मुख्य तथ्य निम्नलिखित होते हैं। अब प्रभाववादी और आत्म प्रधान आलोचना के जो मुख्य तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले भावुकता का महत्व होता है, इमोशंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, भावुकता का महत्व होता है।
विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता होती है, मतलब उसका सब्जेक्ट को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उसके अंदर इमोशंस क्या लिए गए हैं वो मेन है। तो यानी कि विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता होती है। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। और पदम सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। ठीक है, अब आता क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता है? चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे। ए जिनधर्म सूरी, बी सुमतिगण, सी मुनिजिन विजय और डी आसगु। तो उसका सही आंसर है चंदन बाला रास के रचयिता जो है वो आसगु है। डी इसका आंसर है, डी आसगु। चंदन बाला रास के रचयिता आसगु है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ, इन्होंने और भी ग्रंथों की रचना की जिसमें जीव दया रास है। अन्य रचनाएं और रचनाकार, कुछ और रचनाएं दे रखी हैं, उसके रचनाकारों के नाम भी दे रखे हैं। जैसे नेमिनाथ रास जो लिखा है मुनि सुमति गण ने लिखा है। 4 ऑप्शन दे रखे थे ना, तो नेमिनाथ रास ये तो हमने पढ़ लिया कि चंदन बाला रास जो लिखा है वो आसगु ने लिखा है। इनके अलावा और भी ग्रंथ है और रचनाकार है, वो किसने लिखे हैं? जैसे नेमिनाथ रास जो लिखा है वो मुनि सुमति गण ने लिखा है। रेवतागिरी रास जो है विजय सेन सूरी ने लिखा है। श्रावकाचार देवसेन ने लिखा है। थूलिभद्र रास जो लिखा है जिन धर्म सूरी ने लिखा है। तो इसमें और भी राइटर्स के और रचनाओं के नाम दे दिए कि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो इसमें एक ही पूछा गया था कि चंदन बाला रास के रचयिता कौन है, तो वो आसगु। तो इसमें 4 और ग्रंथ और उनके रचनाकारों के नाम भी बता दिए गए हैं ताकि इनकी जगह ये भी पूछा जा सकता है तुमसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अब कुछ रचनाएं दे रखी हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना है कि समय के अनुसार कैसे ये आई थी। जैसे मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, 3rd है कबीर, 4था है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इन चारों को सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका सही सीक्वेंस क्या है? इसका सही सीक्वेंस है, सबसे पहले आया था हिंदी साहित्य की भूमिका, उसके बाद कबीर आए थे, कबीर के बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल आया, उसके बाद मध्यकालीन बोध का स्वरूप आया। तो इसका आंसर है डी 4 3 2 1। ठीक है, अब प्रकाशन वर्ष इसका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं, सीक्वेंस कैसे बना है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो आया था 1940 ईस्वी में आया था। कबीर 1941 ईस्वी में आए थे। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में आया था। मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो 1970 में आया था। तो उसका सही आंसर सीक्वेंस जो बनता है 4 3 2 1। सबसे पहले आया हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर आए कबीर, कबीर के बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसके बाद मध्यकालीन बोध का स्वरूप। और इनकी रचना काल का समय भी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया है? अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वामा शिक्षक, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारी और डी श्यामा स्वप्न। तो उसका सही आंसर है परीक्षा गुरु। मतलब परीक्षा गुरु के उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण, मतलब सच्चा चित्रण हुआ है। और परीक्षा गुरु जो है 1882 ईस्वी में आया था। इस उपन्यास के लेखक जो है वो श्रीनिवास दास है। लेखक जो है श्रीनिवास दास है, ये आया था 1882 में परीक्षा गुरु। इसमें ही बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का आर्थिक शोषण कैसे हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। मतलब हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास था जो अंग्रेजी के ढंग से लिखा गया था। जैसे अंग्रेजी उपन्यास लिखे जाते थे उसके तरीके से ये पहला उपन्यास लिखा गया था। कौन सा? परीक्षा गुरु, जिसमें बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से भारतीयों का आर्थिक शोषण किया था। ठीक है, फिर 7th है। अब इसमें कुछ कविता की लाइन दे रखी है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। अब ये कुछ लाइनें हैं, अब इसको पढ़कर ही समझ में आया। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, मतलब किसी स्त्री का अगर पति मर गया है तो जो सिंदूर उसके मांग में था वो उसके लिए अंगार के समान है, आग के समान है। तो इससे क्या पता चलता है? इसका प्रतिपाद्य क्या है? इसका क्या मतलब है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे। स्त्री स्वावलंबी है, बी पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, सी स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, डी स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तुम खुद ही बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? सेकंड, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। लाइन पढ़ के ही पता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा परिवर्तन से उद्धृत है। परिवर्तन कविता में ये पंक्तियां दी गई हैं। किसने लिखी हैं? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही उपक्रम क्या है। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही उपक्रम बताना है। इसके अंदर 4 उपन्यास लिखे हुए हैं। शेखर एक जीवनी, सेकेंड है तमस, थर्ड है बाण भट्ट की आत्मकथा और चौथा है मैला आंचल। तो इसका सही उपक्रम क्या है? इसका सही उपकरण है 1 3 4 2। सबसे पहले फर्स्ट शेखर एक जीवनी, इसका प्रकाशन सबसे पहले हुआ। इसके बाद आई बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके बाद मैला आंचल और लास्ट नंबर पे आती है तमस। अब इनके बारे में डिटेल भी दे रखी है। जैसे पहला उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी। इसके उपन्यासकार जो है वो अगे है, अगे ने ये लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1940 माना गया है। 1940 में इसका पार्ट 1 आया था, 1944 में इसका पार्ट 2 आया था। शेखर एक जीवनी का पार्ट 1 1940 में आया था, पार्ट 2 1944 में आया था। इसके उपन्यासकार जो हैं वो अगे हैं। सेकंड नंबर पे है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसका जो रचना वर्ष है वो प्रकाशन वर्ष, रचना नहीं, प्रकाशन वर्ष जो है वो 1946 ईस्वी है। फिर आता है मैला आंचल। मैला आंचल ये एमए के सिलेबस में भी था, फर्नीश्वर रात रेणु ने लिखा है। मैला आंचल जो है फर्नीश्वर रात रेणु ने लिखा है, ये 1954 ईस्वी में आया था। फिर इसके बाद तमस, तमस जो है भीष्म साहनी ने लिखा हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1973 ईस्वी है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सूची 1 और सूची 2 दे रखे, उनको सुमेलित करना है, उनको मिलाना है। तो जैसे सूची 1 में लिखा हुआ है प्लेटो, बिस्मार्क WK, कॉलरिज और फ्रैंक रेमंड लेविस, और सूची 2 में दे रखा है द ग्रेट ट्रेडिशन, किससे बिलोंग करते हैं? दी ग्रेट ट्रेडिशन, ईऑन, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, शॉर्ट हिस्ट्री। तो अब इसमें से किसी में आता है तो देखते हैं हम। जैसे अब इसका आंसर जो है वो ए है, यानी कि ए का 2। प्लेटो जो है ईऑन से रिलेटेड है, प्लेटो जो है, प्लेटो का रिलेशन ईऑन से है। बिस्मार्क WK, बिस्मार्क WK जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म या शॉर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, कॉलरिज, कॉलरिज जो है वो लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, कॉलरिज का मतलब चारों में से तो तुम्हें एक भी पता है तो तुम आराम से कर सकते हो। कॉलरिज का लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर हो गया, तो सी में थर्ड जो है वही होगा। सी में थर्ड यहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है, उसका ऑप्शन ए ही आंसर होगा। फ्रैंक रेमंड लेविस, फ्रैंक रेमंड लेविस का हो गया द ग्रेट ट्रेडिशन, फ्रैंक रेमंड लेविस ने द ग्रेट ट्रेडिशंस। ठीक है, तो वो ये पाश्चात्य समीक्षक है और ग्रंथ है। किस ग्रंथ की समीक्षा इन्होंने की है? प्लेटो ने जो समीक्षा की है ईऑन की है। बिस्मार्क WK ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और शॉर्ट हिस्ट्री की समीक्षा की है। कॉलरिज ने लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर की समीक्षा की है। फ्रैंक रेमंड लेविस ने द ग्रेट ट्रेडिशंस की समीक्षा की है। तो इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? रीति का, अवंती भी एक उसका भेद ही है, तो रीति के भेद हैं, उसमें रीति का एक भेद अवंती को किस आचार्य ने माना है? 4 ऑप्शन दे रखे, भामा, बी वामन, सी कुंतक और डी भोजराज। इसका सही आंसर है भोजराज, डी। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है आचार्य वामन है। अगर उसका प्रवर्तक माना जाए तो वो आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा मानी है। आचार्य वामन के अनुसार जो रीति जो है वो काव्य की आत्मा है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। रीति के 3 भेद कौन कौन से हैं? विदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। तो 3 भेद है रीति के, ये याद करने लायक बातें हैं। रीति के 3 भेद हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। किसके अकॉर्डिंग? आचार्य वामन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने ही काव्य की आत्मा माना है रीति को, आचार्य वामन ने ही। लेकिन रीति का एक भेद अवंती को मानने वाले सिर्फ एक राइटर हैं, वो है आचार्य भोजराज। ठीक। 11th, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो भारत दुर्दशा पढ़ा होगा तो इसका आंसर पता होगा। भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। वो भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में जो भारत भाग्य जो है वो भारत को जगाता है। ठीक है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित किया गया है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद
भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। पहले तो बताता है कि हमारा अतीत जो है कितना गौरवमय है, यहाँ पर कितने कितने महापुरुष हुए हैं, और लास्ट में उसके वर्तमान समय पर रोता भी है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार कारुणिक है, खुद को धिक्कारता तो ऐसा लगता है करुणा से भर जाते हैं लोग। अंततः वह छाती में चाकू भोंक कर आत्महत्या भी कर लेता है। ठीक है, कौन? भारत भाग्य, मतलब वो भारत पे अटैक नहीं करता, खुद आत्महत्या करता है और भारत को जगाने का काम करता है आखिरी अंक के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या है? अस्तित्ववाद की विशेषताएं, जैसे पहला जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, थर्ड मृत्यु बोध, चौथा परंपरा के प्रति आस्था। तो इसमें जीवन के प्रति निम्न अस्तित्ववाद की विशेषता जो है वो जीवन की निरर्थकता का बोध है और दूसरा मृत्यु बोध है। ठीक है, जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत्यु बोध अस्तित्ववाद की विशेषता है। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सस्वर वाचन, बी गुनगुनाकार, सी मौन रहकर, डी ऊंचे स्वर में। तो उसका सही आंसर है मौन रहकर। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रह करके गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, इसके जो लेखक है वो हरिवंश राय बच्चन है। एक आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है, 4 पार्ट है, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। 4 पार्ट में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, 14th है, टॉमस टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? टॉमस टर्न इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? ए संस्कृति का अंश नहीं है, टॉमस टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा जो है संस्कृति का अंश नहीं है, या परंपरा निर्जीव होती है, परंपरा अनुपयोगी है, या परंपरा जीवन संस्कृति का ही एक अंश है। तो इसका सही आंसर है टॉम टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा जो है जीवित संस्कृति का ही एक अंश है। आंसर है डी। टॉमस टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं। उनकी कुछ कृतियां हैं जैसे द सैक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म आदि। ठीक है, 15th, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये किसका कथन है? ऐसा किसने कहा? चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन जो है भवदेव पांडे का है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, सी नामवर सिंह और डी भवदेव पांडे। तो उसका सही आंसर है भवदेव पांडे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में आई। इसका संकलन सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में हुआ था। 1904 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। इसकी जो लेखिका है वो है राजेंद्र बाला घोष। इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। बंग महिला के नाम से किसको माना जाता है? राजेंद्र बाला घोष। तो ये एक लेडी है राजेंद्र बाला घोष जो है, इनको बंग महिला के नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखने लायक बात है कि बंग महिला कौन है? राजेंद्र बाला घोष, जिन्होंने चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में इसमें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी कहानी जो थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अब 4 विद्वानों के नाम दे रखे हैं। ए अल्बर्ट कामू, बी एजरा पाउंड, सी मार्टिन हेडगर और डी जयापाल सार्त्र। तो एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, यह बिंबवाद के चिंतक है। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है। इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ABC ऑफ रीडिंग। ठीक है, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जयापाल सार्त्र अस्तित्ववादी चिंतक है। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किर्केगाद को माना जाता है। तो अस्तित्ववाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सोरेन किर्केगाद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एलन टेट, टिलियर्ड, सी क्लिंथ ब्रुक्स और डी सर विलियम एम्पसन। तो इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लिंथ ब्रुक्स हैं। क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है।
ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 में पुस्तक के लेखक एलन टेट और 7 टाइम्स ऑफ एम्बिगुइटी पुस्तक के लेखक विलियम एम्पसन है। डी डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक जो है टिलियर्ड है। मतलब बाकी के भी नाम लिख दिए हैं कि उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 18, सुंदरता का आलोक स्रोत फूट पड़ा मेरे मन में, जिसमें नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। ये कविता की लाइन है। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो सबसे पहले तो पोएम का नाम पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा किसने लिखी हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। ये पंक्ति के रचयिता जो है वो सुमित्रानंदन पंत है। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें युगांत काव्य संग्रह की पंक्तियां हैं। ये छायावादी कवि एवं काव्य पंक्तियां निम्नलिखित हैं। अब कवि और उनकी पंक्तियां लिखी हैं। जैसे काव्य पंक्तियां लिखी है, पहली है, संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। ये जो लाइनें लिखी हैं जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं। अपशब्द अद्रों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो ये जो पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। ये लाइनें जो लिखी हैं ये महादेवी वर्मा ने लिखी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन सी हैं? 4 रचनाएं दे रखी हैं। प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी, थर्ड है नियम निर्घोष, फोर्थ है कीर्ति केतु। तो इसका आंसर है ए 1 और 2। प्रहलाद चरित्र और रणधीर प्रेम मोहिनी ये लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। प्रहलाद चरित्र तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। लाला श्रीनिवास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? 4 लाइनें दे रखी है। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। कवि शौक से गीत लिखना और बेचता है। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ठीक है। तो पहला है गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। और दूसरा, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, वरना उसके गीत बिकेंगे नहीं। ठीक है। तो गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक 1951 के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह जो है वो परिवर्तन जिए जो 1976 ईस्वी में आया था, चकित है दुख 1968 में आया था, ईदम नमम 77 ईस्वी में आया था, अंधेरी कविताएं 1968 में आया, त्रिकाल संध्या 1978, गांधी पंचशती ये 1969 ईस्वी में आया, बुनी हुई रस्सी 1971 में। तो ये कुछ रचनाएं हैं, कुछ काव्य संग्रह हैं जो कि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है, मतलब असर्शन ए, तो दूसरा उसका रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। और उसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। मतलब ए और आर को ध्यान से पढ़ो। ए में क्या लिखा है इसने? वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। तो ये लाइन तो सही है, वीर कर्म से अलग वीरत्व का कोई अस्तित्व है नहीं। इसका जो रीजन लिखा है, कारण लिखा है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है, ये भी सही है। मतलब ये दोनों ही सही है। तो उसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो वही लिखा हुआ है,
अभिकथन ए, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। इसका कारण है क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो अब उपयुक्त कथन के आलोक में अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता को क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन में उस वस्तु के प्रति के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन किसका है? ये किसने कही ये लाइनें? 4 ऑप्शन दे रखे, नगेंद्र, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता को के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, यशपाल कृत झूठा सच, उपन्यास का नाम है झूठा सच। यशपाल ने एक उपन्यास लिखा झूठा सच कि केंद्रीय विषय कौन से हैं? इनका केंद्रीय विषय क्या है? सेंटर लाइन क्या है? मतलब क्या तस्वीर देना चाहते हैं इससे? पहला, विभाजन की त्रासदी। दूसरा, नारी की विवशता और शोषण। सी, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसका सही आंसर क्या है? ए सेकंड और थर्ड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी फर्स्ट और फोर्थ, डी सेकंड एंड फोर्थ। उसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। मतलब जहाँ पर दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे और जो विभाजन हुआ था उसकी त्रासदी के बारे में लिखा है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी का है जिसका नाम वतन और देश है और दूसरा भाग 1960 में आया जिसका नाम देश का भविष्य है। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कॉमरेड। इनके प्रमुख उपन्यासों के नाम ले रहे थे दादा कॉमरेड जो 1941 में आया, देशद्रोही 1943 में, दिव्या 1945 में, पार्टी कॉमरेड 1946 में और मनुष्य के रूप 1949 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 2 कॉलम दे रखे हैं, मिलान करना है। कॉलम 1 के अंदर दे रखा है मिलन के पल केवल 2-4 विरह की, मतलब कविता की लाइनें दे रखी हैं और साइड में कविता का नाम दे रखा है। तो कौन सी लाइनें कौन सी कविता की हैं उससे मिलाना है। जैसे पहला लिखा है मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। तो कौन सी कविता से रिलेटेड है? ये मेरे हिसाब से कामायनी का है। मिलन के पल 2-4 विरह के कल्प अपार। तुम भूल गए पुरस्त मोह को कुछ सत्ता है नारी की। सिंधु की निस्मिता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। डी है उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई वही कंकर पात से। तो इसमें तुम सबसे ज्यादा कौन सी पढ़ी है? कमायनी सबसे ज्यादा पढ़ी। तो कमायनी की लाइन कौन सी हो सकती है इसमें से? कमायनी की लाइन हो सकती है तुम भूल गए पुरुषत मोह में कुछ सत्ता है नारी की। ये कमायनी की लाइन है। बी का थर्ड किस ऑप्शन में आ रहा है? बी का थर्ड आ रहा है ऑप्शन ए के अंदर। तो उसका सही आंसर है ए। ठीक है। तो किसी भी 4 लाइनों में किसी भी एक कविता की तुम्हें लाइनें याद हैं तो तुम उसे सुमेलित कर सकते हो। उसका सही आंसर है ए, यानी कि मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। ये है परिवर्तन कविता की लाइन है। ठीक है। ए का 4। ठीक। तुम भूल गए पुरुष मोह में कुछ सत्ता है नारी की, ये कमायनी की लाइन है। तो बी का 3। सिंधु की निसमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। ये लाइनें सांदे गीत से हैं, यानी कि सी का जो है सेकंड है, सी का सेकंड। उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मही कंकर पात से। तो ये प्रिय प्रवास की लाइन है। डी का फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? तो भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार। सबसे ज्यादा किस चीज का प्रयोग किया गया? अलंकार को सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। मतलब अलंकार ही है भाषा भूषण। भाषा भूषण मतलब भाषा का आभूषण। भाषा का आभूषण क्या है? अलंकार। अलंकार ज्वेलरी को हिंदी में अलंकार कहते हैं। जैसे नारी को सुंदर बनाने के लिए आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह हैं। इस ग्रंथ में जो है 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। मतलब 212 दोहे हैं जिसके अंदर अलंकारों का ही निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि। क्वेश्चन नंबर 26,
कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह कौन से हैं? ऑप्शन दे रखे हैं बेहया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव, दूसरी सतह। तो उसका सही आंसर है बी, सेकंड और थर्ड। कामधेनु और आगम की नाव कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह हैं। कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार है। ललित का मतलब होता है नया, जिनकी कुछ नयापन होता है जिनके निबंधों में, तो वो ललित निबंधकार है, नए निबंधकार है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि बेहया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र हैं तथा दूसरी सतह निबंध के लेखक शरद जोशी हैं।